नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार पर 5 का पंच देख रहे हैं और हम आपको एक एक कर आज की 5 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे राबड़ी देवी का कंगन बना लालू परिवार के जी का जंजाल, जेडीयू क्यों मांग रही बिल। मैं आपको बताऊंगा एमएलसी चुनाव में एनडीए की शानदार जीत की कहानी। मैं आपको बताऊंगी टीएमसी का कितने सांसदों और विधायकों ने छोड़ा साथ ही ममता की ढाल बने 2 बिहार के नेताओं के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी खान सर विवाद मामले में आया नया मोड़। आज मैं बताऊंगी बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव को फोन पर धमकी देने वाले पर क्या कुछ कार्रवाई हुई। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन का जश्न भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उसी समारोह का एक वीडियो बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर रहा है। मामला जुड़ा है राबड़ी देवी के एक गिफ्ट से, जिस पर अब सियासी सवाल उठने लगे हैं। पटना स्थित राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान राबड़ी देवी ने लोक गायक छोटू छलिया को अपने हाथों से कंगन उतारकर भेंट कर दिए। कार्यक्रम के दौरान यह एक सामान्य सम्मान का पल माना गया, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब छोटू छलिया ने दावा कर दिया कि उन्हें जो कंगन मिले हैं वो हीरे से जड़े हुए कंगन है। गायक के इस बयान के सामने आते ही जेडीयू ने मामले को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कंगन वास्तव में हीरे के हैं तो इसकी खरीद, कीमत और स्रोत की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी को कंगन का बिल और उससे जुड़े दस्तावेज सामने रखने होंगे। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि अगर गायक का दावा सही है तो मामले में जांच एजेंसियों की नजर भी पड़ सकती है, यानी ईडी का शिकंजा भी कस सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करते हैं। ऐसे में सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को भी पारदर्शिता दिखानी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने पूरे विवाद को बेवजह का राजनीतिक शोर बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी सुनील कुमार सिंह सामने आए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि गायक की भावुकता में कंगन को हीरे का बता दिया है। उनके मुताबिक ये कोई डायमंड ज्वेलरी नहीं बल्कि सामान्य आर्टिफिशियल कंगन है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ जन्मदिन समारोह की भावनात्मक भेंट थी या फिर इससे राजनीतिक मुद्दा बनाकर बड़ा किया जा रहा है। फिलहाल कंगन की असली कीमत से ज्यादा चर्चा उसके राजनीतिक वजन की हो रही है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने अपना दबदबा कायम रखते हुए लगभग क्लीन स्वीप कर दिया। नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। ऐसे में वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी और उम्मीदवारों की जीत पर सीधे मुहर लग गई। जेडीयू के 4, बीजेपी के 4 और लोजपा रामविलास के 1 उम्मीदवारों को मिलाकर एनडीए से 9 उम्मीदवार एमएलसी बन गए। बीजेपी से पवन सिंह, संजय मयूख, शीला पंडित और अनिल ठाकुर, जबकि जेडीयू से निशांत कुमार, ललन प्रसाद, भारतीय मेहता और शिवानी देवी। वहीं लोजपा रामविलास से अशरफ अंसारी विधान परिषद के सदस्य चुने गए, जबकि आरजेडी से सुनील सिंह ने निर्विरोध जीत दर्ज की। परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि विधानसभा के मौजूदा संख्या बल का असर विधान परिषद चुनाव में भी देखने को मिला, जहां एनडीए खेमे में जीत का जश्न देखा जा रहा है। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट कैबिनेट में दीपक प्रकाश के लिए चुनाव निराशाजनक साबित हुआ। उन्हें एमएलसी चुनाव में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया, जिससे उनके सदन में पहुंचने का रास्ता फिलहाल के लिए बंद हो चुका है। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आगे उनके राजनीतिक भविष्य और मंत्री पद को लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव परिणामों के बाद उसकी स्थिति को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। विधान परिषद चुनाव के नतीजे सिर्फ 10 सीटों तक सीमित नहीं है। इन परिणामों ने यह भी दिखा दिया है कि बिहार की राजनीति में एनडीए का वर्चस्व कायम है।
संगठनात्मक और संख्यात्मक तौर पर एनडीए बहुत आगे निकल चुका है, जबकि विपक्ष के सामने ढेरों चुनौतियां हैं और फिलहाल विपक्ष की सारी रणनीति इस वक्त फेल होती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही ममता बनर्जी की टीएमसी में बिखराव, बगावत और टकराव शुरू हो गए। टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 60 के बागी होने के बाद सांसदों ने भी बगावत का झंडा उठा लिया। 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है और 19 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखकर अलग गुट बनाने की मांग की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजी गई चिट्ठी में जिन 19 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, उनमें काकोली घोष से लेकर यूसुफ पठान, सायोनी घोष और शताब्दी रॉय जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि टीएमसी के 20 सांसदों ने बगावत की है, लेकिन एक नाम अभी भी सामने नहीं आया। इस तरह टीएमसी के 28 में से 20 सांसद ममता बनर्जी से अलग होने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के सामने सियासी संकट गहरा गया है, जब उनके तमाम मजबूत सिपहसालार एक एक करके उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। इस फहरिस्त में वो भी नेता शामिल है जिन्हें ममता बनर्जी ने सियासी बुलंदी दी, लेकिन टीएमसी में मची भगदड़ के बीच ममता बनर्जी के पीछे चट्टान की तरह 2 बिहारी खड़े हैं। ये बिहारी नेता कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ता से 1.5 दशक के बाद बाहर होते ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है, लेकिन ये 2 नेता अभी भी उनके साथ उनकी ढाल बनकर खड़े हैं। हर रोज टीएमसी से किसी न किसी नेता के बागी होने या फिर पार्टी छोड़ने की खबर आ रही है, तो देखना ये होगा कि ये 2 नेता कब उनका साथ छोड़ते हैं। लेकिन टीएमसी के टिकट पर जीत कर आए 80 में से 60 विधायक बागी होकर अपना नेता ऋतव्रत बनर्जी को मान लिया है। ऋतव्रत बनर्जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं। विधायकों के बाद सांसदों में भी टूट पड़ गई। टीएमसी के 19 सांसदों ने ममता बनर्जी से अलग होने का फैसला कर लिया है, हालांकि एक का नाम अभी सामने नहीं आया और इस संबंध में 18 मई को लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर सदन में अलग बैठने और एनडीए को समर्थन करने का फैसला किया है। टीएमसी के जिन 19 सांसदों ने स्पीकर से गुहार लगाई है, उनमें काकोली घोष, दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून, जगदीश वर्मा, असीत कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बैग और बाकी कई सांसदों के नाम शामिल है। राज्यसभा सांसद भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ने लगे हैं, तो ये तो साफ है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने वाली तो नहीं हैं और विधायक सांसदों की बगावत उन्हें काफी महंगी पड़ रही है। खान सर एक बार फिर से विवादों के केंद्र में आ गए हैं। इस बार मामला उनके पूर्व सहयोगी निखिल सर के आरोपों और हाल ही में सामने आए फायरिंग मामले से जुड़ा हुआ है। निखिल सर ने आरोप लगाया कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट को दोनों ने मिलकर खड़ा किया था, उस पर अब खान सर ने पूरी तरह से काबू कर लिया है और उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि संस्थान की शुरुआती सफलता में उनकी भी खास भूमिका थी, लेकिन समय के साथ उन्हें सही हिस्सा और पहचान नहीं मिली। दूसरी ओर पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच चल रहे विवाद और फायरिंग मामले ने कानूनी रूप ले लिया है। इस मामले में गिरफ्तार कोचिंग संचालक रोशन आनंद की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। रोशन आनंद की ओर से अदालत में ये दलील दी गई कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें नियमित जमानत भी मिलनी चाहिए। इसी बीच फायरिंग मामले में खान सर का नाम भी सामने आने के बाद कानूनी गतिविधियां तेज हो गई। उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्होंने अदालत से राहत की मांग की है और उन्हें अंतरिम राहत भी मिली है। मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को अब जोड़ने में जुटी हुई। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव को 5 जून को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी और गाली गलौज की। आरोपी ने डिप्टी सीएम के नाम से पार्सल बुकिंग का बहाना बनाकर फोन किया और जब विजेंद्र यादव ने कहा कि उनका कोई पार्सल नहीं है, तो आरोपी ने बार बार फोन करके अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धमकियां दी। डिप्टी सीएम के निजी सचिव वीरेंद्र कुमार ने तुरंत पटना साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। पीड़ित संवैधानिक पद पर है और इसीलिए इस मामले को प्राथमिकता दे रही है। पुलिस को शक है कि यह साइबर अपराधियों द्वारा किया गया
आम फ्रॉड का हिस्सा है और ऐसे अपराधी अक्सर पार्सल एजेंट या अन्य वाहनों से लोगों को फोन करके धमकाते हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। बिहार में हाल के दिनों में ऐसे फ्रॉड के मामले बढ़े हैं। पुलिस अज्ञात मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रही है और कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है। यह घटना सार्वजनिक पदाधिकारियों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। साइबर पुलिस तकनीकी निगरानी और डिजिटल फॉरेंसिक के जरिए अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी का पता लगाया जाएगा। सरकार और प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। उच्च पदाधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने और साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए नए कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। आम नागरिकों को भी अनजान नंबरों से आने वाले कॉल्स पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है और ये घटना डिजिटल युग में नेताओं और आम लोगों दोनों के लिए बढ़ते साइबर खतरे की ओर इशारा करती है। जांच अभी जारी है। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। तो आज की 5 की पल्स में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।